नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आमेर के राजवंश से संबंधित टॉपिक चल रहा था, आमेर राजवंश में अलग अलग भाग जारी किए जा चुके हैं अलग अलग लाइव सेशन के अंदर। आज के लाइव सेशन के अंदर अगला भाग होगा। आप लोग सभी ध्यान से पढ़िएगा और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जैसे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बात बताई गई कि ऑनलाइन एजुकेशन पर अधिकतर बल दिया जाएगा, सभी अभ्यर्थी से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी ऑनलाइन क्लास पूरी अटेंड करें और अपना कोर्स पूरा करें। तसल्ली के साथ पढ़ें, आराम से पढ़ें और मैं धीरे धीरे आपको ये सारा कोर्स करवा रहा हूँ। समझिएगा, बात हुई थी ईश्वरी सिंह तक पढ़ा था, आज माधो सिंह प्रथम से पढ़ते हैं। माधो सिंह प्रथम 1750 से लेकर के और 1768 ईस्वी तक रहे थे, 68 ईस्वी तक रहे। इनका नाम था माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम इस समय तक शासक रहे थे। माधो सिंह सवाई जय सिंह, ध्यान रखना, माधो सिंह सवाई जय सिंह या फिर जय सिंह सेकंड के पुत्र थे। सवाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड के पुत्र थे माधो सिंह। ईश्वरी सिंह, ध्यान रखना, ईश्वरी सिंह के भाई थे जिसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह की माता का नाम चांद कंवर था, सिसोदिया रानी चांद कंवर, जिसके नाम पर सवाई जय सिंह ने जयपुर में सिसोदिया रानी का महल बनाया था। चांद कंवर से जब शादी हुई थी तब ये शर्त थी कि जयपुर का अगला राजा चांद कंवर का बेटा बनना चाहिए, लेकिन सूरज कंवर का बेटा बन गया। ऐसी स्थिति के अंदर माधो सिंह ईश्वरी सिंह के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध लड़े गए और मराठों से परेशान होकर के ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। माधो सिंह शासक बने। जब ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की उस समय माधो सिंह उदयपुर में थे और उदयपुर से जयपुर आए। जयपुर आने पर इनका राज्याभिषेक किया गया। जब ये जयपुर इनका राज्याभिषेक हुआ उस समय जयपुर के अंदर मल्हार राव होलकर उपस्थित था। मल्हार राव होलकर के साथ साथ लगभग 4000 मराठा सैनिक उपस्थित थे उस समय। कहाँ पर? जयपुर के अंदर किसका राज्याभिषेक? माधो सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उस समय मल्हार राव होलकर और इनके 4000 सैनिक यहाँ पर उपस्थित थे। माधो सिंह प्रथम को अष्टपुष्ट राजा बताया गया है। माधो सिंह के बारे में बताया गया है कि माधो सिंह 7 फीट लंबे थे इंटू 4 फीट चौड़े थे। 7/4 का राजा बताया गया। इतना अष्टपुष्ट राजा बताया गया है। माधो सिंह को ननियाल वालों पे गया हुआ था। माधो सिंह अष्टपुष्ट शासक बताया गया है। राज्याभिषेक के अवसर पर जयपुर शहर में इतनी बड़ी संख्या के अंदर मराठे एकत्रित थे। मराठे खरीदारी करने लगे और खरीदारी के साथ साथ में मराठे लूटपाट करने लगे। और जब लूटपाट करने लगे तो जनता ने जो द्वार थे जयपुर के, जो मैंने आपको समझाया था, जयपुर के जो 7 द्वार थे, इन द्वार को बंद करवा के मराठों पर आक्रमण किया। मराठों का कत्लेआम करवा दिया। मराठों पर आक्रमण कर मराठों का कत्लेआम करवा दिया। कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया जयपुर को। इस समय ये जब कत्लेआम हुआ तो मराठे और ज़्यादा नाराज हो गए। इस कत्लेआम से मराठे नाराज हो गए। एक घटनाक्रम आप ये याद रखिएगा कि मराठों का कत्लेआम किसके समय हुआ था? माधो सिंह प्रथम के समय कत्लेआम हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं, जब माधो सिंह
उत्तराधिकारी युद्ध लड़ रहे थे उस समय माधो सिंह के कोटा, बूंदी, इनके साथ संबंध अच्छे थे, इनके साथ रिश्ते अच्छे थे। लेकिन अब एक गड़बड़ हो जाएगी और वो ये होगी कि मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा, ध्यान से समझना, मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा रणथंभौर, मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा रणथंभौर का जो दुर्ग है, ये रणथंभौर का दुर्ग माधो सिंह को दे दिया जाएगा। ये रणथंभौर का दुर्ग माधो सिंह को दे दिया जाएगा। इससे 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 कौन नाराज हो जाएंगे? इससे कोटा के शासक नाराज हो जाएंगे, इससे बूंदी के राजा नाराज हो जाएंगे। कोटा के शासक का अधिकार था जिसका नाम था शत्रुशाल हड़ा, ये नाराज हो जाएंगे। कौन सा दुर्ग देने पर नाराज होंगे बताओ? रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग किसको देने से? माधो सिंह को देने से। रणथंभौर का दुर्ग कौन दे रहे हैं? रणथंभौर का दुर्ग दे रहे अहमद शाह। अहमद शाह कौन है? अहमद शाह मुगल बादशाह हैं। मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा देने पर ये नाराज हो गए। ये नाराज हो गए तो इनके बीच में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था भटवाड़ा। भटवाड़ा का युद्ध कौन सा युद्ध? भटवाड़ा का युद्ध कब? 1761 ईस्वी के अंदर। भटवाड़ा दौसा में पड़ता है। युद्ध लड़ा गया भटवाड़ा। भटवाड़ा में क्या कर रहे थे? भटवाड़ा में कर रहे थे बंटवारा। याद रखना, बंटवारा कर रहे थे। बंटवारा कौन से दुर्ग का? रणथंभौर दुर्ग का बंटवारा कर रहे थे। भटवाड़ा में किसके बीच में लड़ा गया ये युद्ध? माधो सिंह फर्स्ट, सामने शत्रुशाल हड़ा, और इनमें लड़ने के लिए आए थे झाला जालिम सिंह, और इस युद्ध में झाला जालिम सिंह विजयी हो गए। इस युद्ध के अंदर झाला जालिम सिंह विजयी हो गए। झाला जालिम सिंह विजयी हो जाते इस युद्ध के अंदर, और इस युद्ध का नाम था भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? भटवाड़ा का युद्ध 1761 में लड़ा गया। भटवाड़ा युद्ध की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? शत्रुशाल रासो से मिलती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप सभी इसका उत्तर दीजिए। शत्रुशाल रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? आप लोग उत्तर दीजिए। शत्रुशाल रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ तक आपको मैंने जानकारी बताई, एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768 तक शासक रहे। स्वाई जय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। ईश्वरी सिंह के भाई थे। माता का नाम चांद कंवर था। जब ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की उस समय उदयपुर थे। उदयपुर से जयपुर आए। जयपुर आने पर इनका राज्याभिषेक हुआ। जयपुर में जब इनका राज्याभिषेक हुआ उस समय मल्हारराव होलकर यहाँ पर उपस्थित थे। और मल्हारराव होलकर जब यहाँ पर उपस्थित थे उस समय 4000 की संख्या में मराठे उपस्थित थे। और मराठे जयपुर शहर में खरीदारी करते करते उन्होंने लूटपाट करनी शुरू कर दी। इतने में जनता ने चारों जो इसके 7 दरवाजे थे वो बंद करवा करके और मराठों का कत्लेआम किया, जिससे मराठे और ज़्यादा नाराज हो गए। मराठे जयपुर से और ज़्यादा नाराज हो गए। यहाँ ये घटना याद रहे। इसके बाद में मैं बता देता हूँ, मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा रणथंभौर का जो दुर्ग था वो रणथंभौर का दुर्ग किसको दे दिया? माधो सिंह को दे दिया। रणथंभौर का दुर्ग किसको? माधो सिंह को दे दिया। इससे कोटा बूंदी ये नाराज हो गए। कोटा के राजा शत्रुशाल हाड़ा ने इसकी नाराजगी व्यक्त की और झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। जब सामने ये रक्षा के लिए जाते हैं, इनके बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भटवाड़ा नामक स्थान पर 1761 में यह युद्ध लड़ा गया। भटवाड़ा में कर रहे थे बंटवाड़ा, और इस युद्ध में झाला जालिम सिंह विजयी हुए। झाला जालिम सिंह कभी कोई युद्ध हारे नहीं। झाला जालिम सिंह को हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। झाला जालिम सिंह विजयी हुए। इस युद्ध का वर्णन एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है शत्रुशाल रासो। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह पूछे तो कौन थे? अहमद शाह उस समय मुगल बादशाह थे। समझ गए होंगे इस बात को। ये अच्छी तरह से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस युद्ध का नाम था भटवाड़ा का युद्ध।
रणथंभौर माधो सिंह को नहीं मिला तो माधो सिंह ने क्या किया, 1763 ईस्वी को रणथंभौर नहीं मिला तो 1700, ध्यान रहे 1763 ईस्वी को सवाई माधोपुर नगर की स्थापना कर दी। सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की, कब की, 1763। और बंटवारा कब लड़ा गया, 1761 में बंटवारा लड़ा गया और 1763 में। इसी के साथ में एक युद्ध और लड़ा गया जिसका नाम था मावला मांडोली का युद्ध कहते हैं इसे, याद रखिएगा। मावला मांडोली का युद्ध 1767 ईस्वी को लड़ा गया। ये जयपुर के पास में पड़ता है। मावला मांडोली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, याद रखना, माधो सिंह फर्स्ट, ये माधो सिंह प्रथम और जाट राजा जवाहर सिंह के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में माधो सिंह विजयी हुए थे। यह युद्ध जाट राजा जवाहर सिंह और माधो सिंह के बीच में लड़ा गया। माधो सिंह की थोड़ी सी भरतपुर से नाराजगी थी। नाराजगी ये थी, जब उत्तराधिकारी युद्ध लड़े जा रहे थे तब जाट राजा जवाहर सिंह के पिताजी महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। इस बात को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी माधो सिंह की भरतपुर राज्य के प्रति थी। अब इतिहास में तो ये आप पढ़ा होगा, युद्ध की तो तलाश रहती थी कि युद्ध कब हो, और ऐसी स्थिति के अंदर एक ये युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था मावला मंडोली का युद्ध। और मावला मंडोली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, याद रखिएगा, माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच में लड़ा गया। माधो सिंह के द्वारा निर्माण कार्य में दो याद रखना, एक तो माधो सिंह के द्वारा शीतला माता मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, चाकसू जयपुर। शीतला माता मंदिर, ध्यान रखना, शीतला का मतलब होता है शीतल का मतलब ठंडा, और ठंडा भोजन करते हैं जिस दिन देवी का पूजन होता है उस दिन शीतला अष्टमी, मारवाड़ में शीतला अष्टमी मनाई जाती है और पूर्वी राजस्थान के अंदर शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, होली के 7 दिन बाद, और होली के अगले अपने मारवाड़ में 8 दिन और पूर्वी राजस्थान के अंदर 7 दिन के बाद में शीतला। दूसरा इन्होंने गणेश डूंगरी मंदिर का निर्माण करवाया, और तीसरा मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। ब्रजपाल भट्ट इनके दरबार के अंदर उच्च कोटि के वीणा वादक थे, याद रखिएगा, उच्च कोटि के वीणा वादक थे। कौन, ब्रजपाल भट्ट, याद रखिएगा, ब्रजपाल भट्ट। द्वारकानाथ भट्ट ने दरबारी कवि, याद रखना, दरबारी कवि द्वारकानाथ भट्ट ने गलवा गीत और वाणी वैराग्य ग्रंथों की रचना की गई। किसके द्वारा, द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा इसके ग्रंथों की रचना की गई थी। माधो सिंह से संबंधित पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। ईश्वरी सिंह, माधो सिंह 2 भाई थे, इनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध भी लड़े गए। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की। स्वाई जय सिंह के दोनों पुत्र थे। नेक्स्ट,
आगे बात करते हैं जयपुर के इतिहास में। ईश्वरी सिंह माधो सिंह के बाद जयपुर के इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उसका क्या परिणाम रहा, से संबंधित पढ़ते हैं। देखिए आगे की स्थिति की बात करें तो अगले राजा बनेंगे स्वाई पृथ्वी सिंह 1768 से लेकर के 1778। स्वाई पृथ्वी सिंह मात्र 5 वर्ष की आयु में राजा बनेंगे। 5 वर्ष की आयु में राजा बनेंगे, 10 वर्ष तक शासन करेंगे। ये देखो 10 वर्ष तक शासन करेंगे। जब इनकी आयु 15 वर्ष की हुई तब इनकी मृत्यु हो जाती है। इस दरमियान इनकी कमजोरी का फायदा उठा करके प्रताप सिंह कमजोरी का फायदा उठा करके प्रताप सिंह नरूका ने 1775 ईस्वी अलवर रियासत का गठन किया। ये कछवाओं की वर्तमान में दूसरी रियासत। अलवर आमेर का अस्तित्व खत्म हो गया था, इसलिए एकीकरण तक, वर्तमान जो शब्द मैंने बोला उसका आशय ये समझिएगा, एकीकरण तक कछवाओं की 2 रियासतें रही, एक जयपुर और दूसरी अलवर। ये देखिए कमजोरी का फायदा उठा करके प्रताप सिंह नरूका द्वारा कब किया गया, 1775 के अंदर प्रताप सिंह नरूका द्वारा एक नई रियासत का गठन किया गया, जिसका नाम था अलवर रियासत। एक नई रियासत का गठन किया गया। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह के भाई राजा बनेंगे, जिसका नाम था प्रताप सिंह। नाम जैसा है वैसा ही काम है, और प्रताप सिंह का कार्य भी अच्छा था, प्रताप सिंह का अच्छा कार्य है। तो राजा बनेंगे प्रताप सिंह। मैं प्रताप सिंह के पूरे इतिहास समझा देता हूँ आपको। स्वाई प्रताप सिंह 1778 से लेकर के 1803 तक शासक रहेंगे। 1803 तक ये माधो सिंह के पुत्र थे, दोनों भाई थे। पृथ्वी सिंह और प्रताप सिंह आपस में भाई थे, माधो सिंह के पुत्र थे। इस समय जो मराठा है वो मराठा महादजी, ध्यान रखना, इस समय मराठा महादजी सिंधिया है। मराठा महादजी सिंधिया है। महादजी सिंधिया मराठा है। माधो सिंह प्रथम और मराठा। अब उनके सामने मैं मराठा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो मराठाओं से इनके जो युद्ध होंगे वो मल्हारराव होलकर से ना होकर किससे होंगे, महादजी सिंधिया से होंगे। और मराठाओं की इस समय 63 लाख रुपए राशि जयपुर से बकाया है। शुरू से लेकर अब तक की 63 लाख रुपए राशि हो चुकी है, क्योंकि ये तो ब्याज जोड़ते रहते थे। स्वाई जय सिंह से पैसा बाकी पड़ा है, सब जोड़ के कह दिया प्रताप सिंह को कि आप दे दो 63 लाख रुपए हमारी राशि आपसे बकाया है। तो 63 लाख रुपए राशि बकाया की मांग की, लेकिन 63 लाख रुपए राशि देना संभव नहीं था। और स्वाई प्रताप सिंह का विवाह मारवाड़ किया हुआ था। मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने कहा था कि आवश्यकता पड़े तो मुझे बताना, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। जोधपुर के राजा विजय सिंह का साथ मिलता है इनको, और जोधपुर के राजा विजय सिंह का जब इनको साथ मिलता है तो एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम है तुंगा का युद्ध। मैंने राजस्थान के संपूर्ण युद्ध पढ़ाए, उस युद्ध के अंदर भी तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मेड़ता का युद्ध,
सारे युद्ध उसमें बताए थे। तो प्रताप सिंह के समय जो युद्ध लड़े जाएंगे, तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मेड़ता का युद्ध, फतेहपुर का युद्ध और मालपुरा का युद्ध। जयपुर के इतिहास के अंदर युद्ध बहुत ज़्यादा है, लेकिन युद्ध है छोटे छोटे युद्ध है, छोटे छोटे युद्ध है, नाम मात्र के युद्ध है। बड़ा कोई हल्दी घाटी, खानवा, पानीपत ऐसा कोई युद्ध नहीं है, तराइन जैसा ऐसा किसी प्रकार का कोई बड़ा युद्ध नहीं है। लेकिन जयपुर के इतिहास में युद्ध भी नहीं होते, जयपुर के इतिहास में एक भी युद्ध नहीं लड़ा जाता अगर सवाई जय सिंह द्वारा मराठों से दुश्मनी नहीं ली जाती। ये अधिकतर युद्ध मराठों से लड़े गए। आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा, मैं जयपुर के इतिहास के युद्ध व्यवस्थित रूप से मैंने पढ़ा रखे, उसको भी आप लोग देखिएगा, तो सारे युद्ध उसी से संबंधित लड़े गए थे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सवाई प्रताप सिंह के समय कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सवाई प्रताप सिंह के समय सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर की अपनी रियासत को बचाए रखने के लिए खूब कोशिश की गई। 1780 के अंदर 1780 ईस्वी के अंदर नजब खां मुग़ल सेना नायक कह सकते हैं, मुग़ल गवर्नर नजब खां ने जब आक्रमण किया था तब इनको 21 लाख रुपए की राशि दी थी, 21 लाख रुपए की इनको राशि प्रदान की थी। तो जयपुर को बचाए रखने के लिए बहुत सारी कोशिश इनके द्वारा की गई। अब मराठों से किस प्रकार से सुरक्षा होगी, अब मराठों से कौन कौन सी संधि करनी पड़ेगी और कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा, उसको पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, एक याद रखना, तुंगा का युद्ध 1787 युद्ध लड़ा गया, तुंगा का युद्ध। तुंगा के बाद में पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी, पाटन का युद्ध याद रखिए। पाटन युद्ध के बाद में मेड़ता का युद्ध 1790 ईस्वी। उसके बाद में फतेहपुर का युद्ध 1799 ईस्वी और मालपुरा का युद्ध 1799 हो गया और ये 1800 ईस्वी ये युद्ध लड़े गए। और ये किसके बीच में लड़ा गया, देखो इसमें प्रताप सिंह है और साथ में जोधपुर के राजा विजय सिंह। सामने कौन है, सामने महादजी सिंधिया। इस युद्ध में प्रताप सिंह और विजय सिंह विजयी हो गए। महादजी सिंधिया इस युद्ध के अंदर पराजित हुए। इस युद्ध में एक सेनापति जयपुर के जिसका नाम था सूरजमल शेखावत लड़ते हुए शहीद हो गए, जिनकी समाधि, प्रश्न आए कि इनकी समाधि या छतरी कहाँ बनी हुई है, इनकी सूरजमल जी शेखावत की छतरी तुंगा में बनी हुई। सूरजमल शेखावत की छतरी तुंगा में बनी हुई। इसमें ये विजयी हो गए। महादजी सिंधिया पराजित हुए। महादजी सिंधिया जब युद्ध हारने के बाद में कहा, यदि मैं रहा जीवित, युद्ध हारने के बाद में क्या करें कि यदि मैं रहा जीवित, जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। अब पता नहीं क्या करेंगे, जीवित तो है ही। दूसरा युद्ध आता है पाटन का युद्ध। ये देखो, पाटन नाम चेंज होकर के अब हो गया झालरा पाटन का युद्ध लड़ा गया। पाटन के युद्ध में किसके बीच में हुआ, पाटन का युद्ध प्रताप सिंह वर्सेज मराठे, और मराठे में कौन, ये महादजी सिंधिया। अब की बार महादजी सिंधिया ने 2 सेनापति भेजे हैं, फ्रांसीसी सेनापति। एक का नाम है डी बॉय और दूसरे का नाम है लकवा दादा। देखिए, दादा है, लकवा और हो रखा है, लकवा दादा और डी बॉय नामक सेनापति भेजे गए। इसके द्वारा, मराठों के द्वारा। ये फ्रांसीसी सेनापति थे। इस युद्ध में प्रताप सिंह युद्ध हार गए और ये जीत जाते हैं। फिर मेड़ता का युद्ध प्रताप सिंह वर्सेस मराठे।
इस युद्ध में भी प्रताप सिंह युद्ध हार जाते हैं और मराठे युद्ध जीत जाते हैं। डी बोई लड़ता हुआ मारा जाता है। मेड़ता के अंदर डी बोई की कब्र बनी हुई है। मेड़ता में डी बोई की कब्र बनी हुई, याद रखिएगा। फतेहपुर का युद्ध सीकर में लड़ा गया। फतेहपुर का युद्ध सीकर में लड़ा गया 1799 ईस्वी के अंदर फतेहपुर का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में? प्रताप सिंह वर्सेस अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और अंग्रेज कौन था? जॉर्ज थॉमस था। ये युद्ध भी अंग्रेज जीत गए, प्रताप सिंह ये युद्ध हार गए। मालपुरा कहाँ पर है? मालपुरा टोंक के अंदर है। यह युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? यह युद्ध प्रताप सिंह वर्सेस मराठे, उनके भी लड़ा गया। इस युद्ध में भी मराठे जीत गए और प्रताप सिंह हार गए। देखिए स्थिति, देखिए युद्ध की, युद्ध देखिए आप किस तरह से युद्ध लड़े गए हैं और कौन कौन युद्ध में विजयी रहा है, कौन विजयी रहा है। देखिए तुंगा का युद्ध, यह है 1 नंबर तुंगा का, दूसरा ये 2 पाटन, तीसरा ये मेड़ता, चौथा ये फतेहपुर, 5वां ये मालपुरा का युद्ध। अब इसके बीच में मैं आपको एक और बता देता हूँ, इससे बीच के अंदर एक संधि हुई थी, उस संधि भी आपको बता देता हूँ। संधि का नाम था सांबर की संधि, याद रखना। संधि का नाम था सांबर की संधि कब हुई थी? 5 जनवरी 1791 ईस्वी। सांबर की संधि 5 जनवरी 1791 कौन से युद्ध के बाद हुई? इस मेड़ता युद्ध के बाद, ध्यान रखना। मेड़ता युद्ध के बाद संधि हुई थी जिसका नाम था सांबर की संधि हुई थी। सांबर की संधि के तहत मराठों को 60 लाख रुपए की राशि और अजमेर प्रदेश देना पड़ा था। अजमेर प्रदेश पर जो अधिकार था वो छोड़ना पड़ा अधिकार, ये राशि इनको सुपुर्द करनी पड़ी। यहाँ वापस ध्यान देने योग्य बात है कि तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मेड़ता का युद्ध, फतेहपुर का युद्ध, मालपुरा का युद्ध, इस युद्ध में से एक युद्ध ऐसा है जिसमें ये जीतेंगे, जिसमें जोधपुर के राजा विजय सिंह साथ दे रहे हैं। बाकी तो सभी में हारेंगे, बाकी सभी में ये पराजित होंगे, एक में ही ये विजयी होंगे, बाकी किसी के अंदर विजयी नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राजनीतिक घटनाक्रम हो चुका है। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद प्रताप सिंह के संबंधित साहित्य और प्रताप सिंह से संबंधित कला की बात करते हैं। कला में स्थापत्य कला और कला के अंदर चित्रकला, इन दोनों की बात करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप सिंह के समय साहित्य की बात करें। साहित्य, प्रताप सिंह खुद विद्वान थे। साहित्य से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? साहित्य संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खुद ढूंढाड़ भाषा में और ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं करते थे। ब्रज निधि नाम से काव्य रचना करते। ध्यान रखिए, एक ये याद रखना, ब्रज निधि नाम से काव्य रचना कौन करते थे? तो याद रखना प्रताप सिंह करते थे। प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से करते थे। नंबर 2, दूसरे नाम से अगर आपसे पूछ ले कि सुधाकर नाम से काव्य रचना कौन करते थे? सुधाकर नाम से काव्य रचना कौन करते थे? और तीसरा अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि शगुन लीला नाम से काव्य रचना कौन करते थे? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि शगुन लीला नाम से काव्य रचना कौन करते थे, सुधाकर नाम से काव्य रचना कौन करते थे। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन काव्य रचना कौन करते थे, किस नाम से काव्य रचनाएं की जाती थी। तो ये प्रश्न आप उत्तर दो, तब तक मैं आपको बता देता हूँ।
कि काव्य रचना किसके द्वारा की जाती थी? काव्य रचना सुधाकर नाम से काव्य रचना किसके द्वारा की जाती थी? और शगुन लीला के नाम से काव्य रचना कौन करते थे? तो सुधाकर नाम से करते थे झालावाड़ के राजा राजेंद्र सिंह, झालावाड़ के राजा राजेंद्र सिंह, और अलवर के राजा बख्तावर सिंह इस नाम से काव्य रचना करते थे। अलवर के राजा बख्तावर सिंह इस नाम से काव्य रचना करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से काव्य रचना करते थे। ब्रज निधि नाम से काव्य रचना करते थे। ब्रज निधि से नाम से इनके द्वारा ग्रंथ भी लिखे गए। ब्रज निधि, मुक्तावली, ब्रज निधि पद, ब्रज निधि मुक्तावली, ब्रज निधि पद, ये इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे। प्रेम प्रकाश, प्रेम पंथ, प्रीति लता, प्रीति पचीसी, ये इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे। मुरली मनोहर, दुख वेली हरण, फाग रंग चौपड़, ये प्रताप सिंह द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे। प्रताप सिंह के द्वारा सामान्य से कोई एक आधा ग्रंथ पूछा जा सकता है। वैसे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। और एक जैसे नाम भी मैंने साथ साथ में लिखे, ब्रजनिधि, प्रेम प्रकाश, प्रेम रंग, प्रीति, और ऐसी चीज़ों को साथ में मिला करके आप अच्छी तरह से आप याद कर सकते हो। ये आप याद कर लेना। साहित्य की बात आती है, ये है साहित्य, और इनके जो साहित्य में जो इनके गुरु हुआ करते थे, जैसे काव्य गुरु कहते हैं। साहित्य के जो गुरु होते थे उनको काव्य गुरु कहते हैं, और उनका नाम था, इनके काव्य गुरु कौन थे? प्रश्न आया ना, इनके काव्य गुरु कौन थे? गणपत भारती इनके काव्य गुरु थे। गणपत भारती इनके काव्य गुरु थे। तो संगीत गुरु कौन थे? संगीत गुरु, प्रश्न आया संगीत गुरु उस्ताद चांद खां इनके संगीत गुरु थे। इस संगीत गुरु को ध्यान रहे, बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की थी। प्रदान की थी किसको? संगीत गुरु को। संगीत गुरु कौन थे? उस्ताद चांद खां। स्वर सागर ग्रंथ की रचना की थी किसके द्वारा? उस्ताद चांद खां द्वारा स्वर सागर ग्रंथ की रचना की गई थी। उस्ताद चांद खां द्वारा स्वर सागर ग्रंथ की रचना की गई थी। स्वर सागर लिखा। और काव्य गुरु कौन थे? काव्य गुरु थे गणपत भारती। बहुत महत्वपूर्ण, इनके दरबार में 22 कवि, 22 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसको गंधर्व 22 कहते थे। विद्वानों की मंडली होती थी जिसको गंधर्व 22 कहते थे। याद रखना, गंधर्व 22 किसके दरबार की प्रसिद्ध थी? गंधर्व 22 प्रताप सिंह के दरबार की प्रसिद्ध थी। यहाँ गंधर्व 22 के अलावा इन्होंने एक संगीत सम्मेलन बुलवाया था। संगीत सम्मेलन बुलवा कर ही ग्रंथ लिखवाया था। उसका उत्तर देना आप। राधा गोविंद, उत्तर दीजिए। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दो, समय दे देता हूं। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना देवर्षि ब्रजपाल भट्ट
देवर्षि याद रखना, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की गई। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की गई थी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इससे संबंधित। जयपुर के इतिहास में प्रताप सिंह का इतिहास महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि प्रताप सिंह का इतिहास जो है वो कला प्लस साहित्य की दृष्टि से कैसा काल माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। कला साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। साहित्य की बात आ चुकी है, कला की बात चल रही है, साथ साथ में स्थापत्य कला की बात कर देते हैं। इनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। कब? 1799 ईस्वी को। इसको एयर दुर्ग भी कहते हैं, किसको? हवा महल को। इसकी आकृति किसके समान है? कृष्ण के समान है। और ये कितने मंजिला है? ये इनकी 5 मंजिलें बनी हुई, 5 मंजिलें बनी। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद चांद खां वास्तुकार थे। किसके? हवा महल के, जिसको एयर दुर्ग भी कहते हैं, एयर दुर्ग के। इसके अलावा इनके शासनकाल में तमाशा लोक नाट्य का सर्वाधिक विकास हुआ। तमाशा लोक नाट्य का स्वर्ण काल इनका समय था। इसके अलावा चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इनकी जयपुरी चित्रकला का स्वर्ण काल था। जयपुरी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका? प्रताप सिंह का समय जयपुरी चित्रकला का स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल। वैसे जयपुरी चित्रकला के चित्र तो पहले से ही बनने शुरू हुए थे। जयपुरी चित्रकला में आदमकद चित्र बने, और आदमकद चित्र किसका बना था? ईश्वरी सिंह का। आदमकद चित्र ईश्वरी सिंह का किसने बनाया था? उत्तर दो। आदमकद चित्र ईश्वरी सिंह का किसने बनाया था? उत्तर दीजिए आप। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र साहिब राम द्वारा बनाया गया था। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद में जो राजा बनेंगे, उस राजा का नाम है जगत सिंह द्वितीय राजा बनेंगे। 1803 से लेकर के और 1818 ईस्वी तक राजा रहेंगे। जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का, ध्यान से समझना, जयपुर का बदनाम राजा कहते हैं। रस कपूर को जयपुर का आधा राज्य देने की घोषणा कर दी। 1/2 बदनाम तो होना ही था। ये देखिए, रस कपूर कौन थी? पासवान बताते, कोई रानी थोड़ी थी, पासवान बताते। आधा राज्य देने की घोषणा कर दी। और कृष्णा कुमारी विवाद के कारण गिंगोड़ी का युद्ध लड़ा गया। 1807 ईस्वी में से परबतसर का युद्ध कहते हैं, इसे राजपूताने का कलंक कहते हैं। अब राजपूताने का कलंक भी इसके द्वारा लड़ा गया। लेकिन इन्होंने एक ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह एक अच्छा कार्य है। और 12 दिसंबर 1818 ईस्वी अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की सहायक संधि की, 12 को संधि की, और 21 दिसंबर 1818 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ आगे के जो राजा है उससे संबंधित आगे पढ़ेंगे। और एक मैं आप सभी को आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस के समस्त जवानों, अधिकारियों को दिल से सैल्यूट करता हूं। और इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर आप लोग जिस प्रकार एक योद्धा बने हुए हैं, इसी प्रकार आप योद्धा बने रहें। आपकी सेवा, समर्पण, कटिबद्धता को हम नमन करते हैं। और साथ साथ मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, ऑनलाइन क्लासेस जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। और अगला जो टेस्ट होगा उसमें आगे का पाठ्यक्रम और टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बता दी जाएगी। और नियमित रूप से क्लासें चालू रहेगी। मनोविज्ञान की क्लास सुबह चलती हैं, मनोविज्ञान सुबह 8 से 9 और बाकी शाम को चलती है 8 से 9। थैंक यू। अब मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।